हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की देखिए हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है इस वीक का। इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब इनमें से किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स, इमर्जिंग एशिया कप जो होता है ये देखिए मेंस की लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट होती है। 2023 के इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जो है वो देखिए किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। फाइनल जो हुआ था वो भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने देखिए भारत को हराकर इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, इमर्जिंग एशिया कप की देखिए शुरुआत कब से हुई थी? 2013 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम देखिए इस टूर्नामेंट की अगर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम की बात करते हैं तो वो कौन सी हैं? पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। पाकिस्तान ने देखिए 2 बार इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम कर रखा है। साथ ही में श्रीलंका ने भी 2 बार इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम किया हुआ है। भारत ने देखिए 1 बार जीता है 2013 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 2023 में पाकिस्तान जो है वो विजेता रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, हाल ही में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के देखिए पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के देखिए पास हिरासर में किया है। ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसे देखिए 1405 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये गुजरात का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट भी है। इसकी रनवे की लंबाई जो है वो लगभग 3.4 किलोमीटर के आसपास है। बात करते हैं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं, तो ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जो पूरी तरह से नई जगह पर पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर किया गया? राजकोट में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये निकल कर आती है कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत बने हैं। महाराष्ट्र राज्य के आदित्य एस सामंत जो है भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब जो होता है ये विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक खिताब है। भारत के देखिए अगर हम प्रमुख शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और लास्ट 3 अगर हम डिस्कस करें तो 80वें देखिए कौन थे? विघ्नेश NR। 81वें थे सायंतन दास और 82वें थे विपुल्ला प्रणीत। और हाल ही में अभी भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सामंत, जो कि महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ICC द्वारा किसे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ICC के द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को देखिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ICC वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है इसी साल भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में किया जाना है। भारत जो है पहली बार देखिए अकेले इस मेगा इवेंट का आयोजन जो है वो कर रहा है। देश के 10 शहरों में वर्ल्ड कप मैच जो है ये खेले जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ICC के द्वारा शाहरुख खान को वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, किसे दिया गया? शंकरी चंद्रन को। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स परिवार, समुदाय और नस्ल के बारे में एक कहानी को बयां करती है। बात करते हैं कि माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये पुरस्कार ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो सर्वोच्च साहित्यिक योग्यता वाला हो और ऑस्ट्रेलियाई जीवन को उनके किसी भी चरण में प्रस्तुत करता हो। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शंकरी चंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित ऐतिहासिक बायकुला रेलवे स्टेशन को देखिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये पुरस्कार जो है भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये पुरस्कार जो है पिछले साल नवंबर में घोषित किया गया था और हाल ही में अभी देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 169 साल पुराना
बायकुला रेलवे स्टेशन जो है भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है जो अभी भी यूज में आता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हमने यूनेस्को की बात करी तो यूनेस्को का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी देखिए स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष आयकर दिवस मतलब इनकम टैक्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई 1980 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर जो है मतलब इनकम टैक्स जो है वो पेश हुआ था, जिसका उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करना था। उसी की याद में देखिए हर साल 24 जुलाई को प्रतिवर्ष आयकर दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस साल देखिए इनकम टैक्स डे की 163वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। किसके द्वारा मनाई गई? सीबीडीटी के द्वारा। सीबीडीटी क्या है फ्रेंड्स? सीबीडीटी आयकर विभाग का नेतृत्व करता है और एक संवैधानिक प्राधिकरण है। वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स किनने? देखिए भारत और जापान ने। भारत और जापान ने हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के साथ देखिए इस तरीके के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा क्वाड पार्टनर बन गया है। जापान और भारत जो है वो एक कार्यान्वयन संगठन बनाएंगे। यह सरकार से सरकार और उद्योग से उद्योग सहयोग पर काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत और जापान ने हाल ही में अभी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स भारतीय शटलर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इससे पहले भी देखिए सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कई सारे खिताब जो है वो अपने नाम कर रखे हैं, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, थॉमस कप, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस प्रतियोगिता की बात करें तो उसमें देखिए एंडर्स एंटोनसन ने पुरुष एकल का और सी यंग ने महिला एकल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 जो है वो प्रदान किए हैं, जिसमें से देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की बात करते हैं तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओम नारायण जो है ये देखिए पिछले 4 दशकों में हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। अगर हम देखिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की बात करें तो इनकी शुरुआत जो है 1966 से हुई थी। ये राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो है उन असाधारण लोगों और संगठनों के लिए देखिए सम्मान और प्रशंसक का प्रतीक होता है जिन्होंने भू विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट समर्पण और नवाचार का देखिए प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 जो है वो दिए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। बेंगलुरु जो है इस फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। नेटवर्क में 6 महाद्वीपों के 40 शहर जो है ऑलरेडी शामिल हैं। अगर हम देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2012 में जस्टिन सीमंस द्वारा देखिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हाल ही में भारत के बेंगलोर शहर को देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए एज द व्हील टर्न्स पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक रंजित प्रताप के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि रायला कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया। यहाँ पर वेंकैया नायडू, बी आंसर सही होगा। इस किताब में रंजित प्रताप ने बिजनेस की दुनिया में देखिए उनके 50 साल की उल्लेखनीय यात्रा का जिक्र किया है।
ध्यान रखिएगा, इसके लेखक कौन है? रंजीत प्रताप हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर आए? तो दक्षिण कोरिया के चांगवन में हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आए। भारत ने देखिए इस चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। कुल मिलाकर भारत ने 17 पदक जो है वो अपने नाम किए। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी अभिनव शॉ और कमलजीत ने 2-2 स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। फ्रेंड्स, अगर पदक तालिका में देखिए पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर चाइना रहा है। 12 स्वर्ण पदक के साथ देखिए कुल मिलाकर उसने 28 पदक जो है वो अपने नाम किए। इनमें से किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अल्जीरिया देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयर धारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। अगर हम देखिए अल्जीरिया देश की बात करते हैं तो एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जो कि तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध हैं। यहाँ पर देखिए हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स के अंदर देखिए कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की 5 प्रमुख उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तब देखिए इसका नाम क्या था? ब्रिक था। उस समय इसमें सिर्फ 4 सदस्य थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। दक्षिण अफ्रीका को देखिए 2010 में इसमें शामिल किया गया, जिसके बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया है। और अभी हाल ही में अल्जीरिया देश ने देखिए ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अल्जीरिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में कौन बने हैं? नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 23 साल 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नवीन पटनायक जो है ओडिशा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। मार्च 2000 में देखिए उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उनसे देखिए ऊपर अगर हम बात करें नवीन पटनायक से तो पवन कुमार चामलिंग का नाम आता है जो कि सिक्किम स्टेट के देखिए मुख्यमंत्री रहे थे। 24 वर्ष 205 दिनों तक वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे, दिसंबर 1994 से लेकर मई 2019 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा हाल ही में नवीन पटनायक जो हैं भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? तो फ्रेंड्स, अकीरा क्या है? एक वायरस है। अकीरा नामक वायरस जो है ये एक नया रैंसमवेयर है जो कि देखिए निजी जानकारी को चोरी करता है और उससे बाद में पैसों की मांग करता है। इससे सुरक्षा के लिए सरकार ने इंटरनेट यूजर्स को अपनी डिवाइस के अपडेट और एंटीवायरस का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा यूजर्स को एनीडेस्क, विनरार जैसे टूल को देखिए संभल कर इस्तेमाल करने को भी कहा गया है। यहाँ पर हमने देखिए रैंसमवेयर की बात करी तो रैंसमवेयर क्या होते हैं? एक तरह का मेलवेयर है जो यूज़र या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करके उनके कंप्यूटर पर फाइल के एक्सेस को रोक देता है। ये उन फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिर डिक्रिप्शन के लिए फिरौती यानी रैंसम की मांग करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? एक वायरस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? देखिए हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा क्योंकि भारत में स्थित 52 साइट्स को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, मतलब कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो फ्रेंड्स कितनी हैं? 40 हैं। ये ध्यान रखिएगा, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत में देखिए ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी 2014 के तहत भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है। अगर हम देखिए भारत में लास्ट घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वो कौन सी है? गुजरात में स्थित हड़प्पा काल के स्थल के रूप में विख्यात धोलावीर, जो कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी जुलाई 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स, वो 40वीं साइट जो है वो बनी थी। ध्यान रखिएगा, हाल ही के दिनों में देखिए चर्चा में रहा भारत में स्थित 52 साइट्स को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। सन 2010 में
रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस बनाने का निर्णय लिया गया था। देखिए, भारत में टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में स्थित बोर टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत के सर्वाधिक बाघ जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में टाटा मोटर्स का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा मोटर्स के देखिए अध्यक्ष के रूप में राजेश कन्नन को देखिए नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए, टाटा मोटर्स की हमने बात करी, जो कि टाटा समूह का ही हिस्सा है, टाटा ग्रुप का हिस्सा है। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक देखिए समूह है जिसकी स्थापना 1868 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा थे। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में राजेश कन्नन को टाटा मोटर्स का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 2015 से देखिए हर साल ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम मैंग्रोव की बात कर रहे हैं तो ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या फिर अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये पेड़ जो हैं ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर कोई नदी किसी सागर में मिलती है, जहाँ पर जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। मैंग्रोव वनों की बात करें तो देखिए इनका इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है, क्योंकि यह तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं और बहुत सारे प्राणी, मछली, पक्षी जातियों को देखिए निवास व सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव संरक्षण दिवस जो है हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाल श्रमिक योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही के दिनों में देखिए चर्चा में रही उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में 5000 बच्चों की मदद के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है। शुरुआत में देखिए ये योजना जो थी ये 20 जिलों में शुरू हुई थी। राज्य सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से बाल श्रमिक विद्या योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना में 8 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को देखिए शामिल किया गया है। योजना के तहत बालकों को 1000 रुपये प्रति माह, जबकि बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम देखिए उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं को डिस्कस करें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीसी सखी योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, ये सारी योजनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर हम देखिए बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो कौन है फ्रेंड्स? श्रीमती रेखा शर्मा है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। 2023 में भी देखिए सेलिब्रेट हुआ। इसकी थीम क्या थी इस बार? वी आर नॉट वेटिंग, ये इस बार की थीम थी। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये एक गंभीर बीमारी है और हर साल लाखों लोग जो है वो इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। उसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल देखिए 2023 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस एक लीवर संबंधी बीमारी है। हेपेटाइटिस जो है ये बढ़ने पर पीलिया का रूप ले लेता है और अंतिम चरण में पहुंचने पर लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर का कारण भी बन जाता है। तो इसी की देखिए जागरूकता के लिए हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया जाता है। 2008 से देखिए ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। ये जरूर ध्यान रखिएगा 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? वी आर नॉट वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। हाल ही में देखिए इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इनसे कुछ समय पहले 4 देखिए राज्यों के भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किए गए थे। धीरेन्द्र सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, जस्टिस आलोक अर्थे को तेलंगाना हाईकोर्ट, जस्टिस सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाईकोर्ट का और आशीष जे देसाई को केरल हाईकोर्ट का। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। देखिए हाईकोर्ट की बात करें तो भारत के देखिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक सर्वोच्च अदालत होती है, जिसका वर्णन जो है हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में किया गया है।
वर्तमान में देखिए भारत में हाईकोर्ट की बात करते हैं तो कितनी उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो IMF द्वारा देखिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.1%। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को लेकर अगर अन्य एजेंसियों की बात करें तो उसमें देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ये अनुमान जो है 6.4% का लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की बात करें तो उन्होंने 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर हमने देखिए IMF की बात करी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइफून डोक्सुरी का संबंध किस महासागर से है? तो फ्रेंड्स, टाइफून डोक्सुरी जो है ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान है, जिसका प्रभाव जो है हाल ही के दिनों में प्रशांत महासागर में देखने को मिला। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में देखने को मिला टाइफून डोक्सुरी तूफान का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? भारत। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है। भारत का अध्यक्ष के रूप में ये कार्यकाल जो है 2027 तक चलेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। पिछले 50 सालों में ये पहला मौका है जब भारत को देखिए इसकी अध्यक्षता मिली है। इससे पहले साल 1975 में भारत ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप देखिए मंथली करंट अफेयर की डिटेल PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आज की बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।